थक गए ढूंढ ढूंढ के बिहार एसआई की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। वीडियो नहीं है, बहुत ना के बराबर मुझे तो नहीं लगता कि दोस्तों है भी। और इसके बारे में मैं लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग दोस्तों क्वालिफिकेशन, बुक लिस्ट, इन सब के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वंदे मातरम दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार एसआई की तैयारी कैसे करें इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, स्पेशली सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो दोस्तों आइए, आप सभी इससे भली भांति आप लोग रूबरू होंगे, ये आप सभी जानते होंगे, इनसे आप लोग, है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी समझदार हैं। बाकी जो नए स्टूडेंट आए हैं, जिनको नहीं पता है, जो पहली बार सर्च ही कर रहे हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों ये सब जरूरी है, ये जानना। तो आइए दोस्तों एक बार जान लेते हैं फटाफट से कि आपको बिहार एसआई के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो सबसे पहला दोस्तों बात आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आप जानते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कुछ भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ जरूरत सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का ही है दोस्तों, ग्रेजुएशन का ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फर्स्ट डिवीजन ही होना चाहिए। आपका फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, 3 बार 4 बार कंपार्ट लग लग करके दोस्तों आप क्वालिफाई किए हो, 4 साल 8 साल में आपने ग्रेजुएशन किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास फाइनल मेरिट सर्टिफिकेट और फाइनल ईयर का रिजल्ट चाहिए वहां डॉक्यूमेंटेशन के समय में। किसी तरीके का आपको दोस्तों सोचना नहीं है। आप यदि फेल भी हुए हैं कई बार ग्रेजुएशन में या 12 में, कंपार्ट से ही क्यों ना पास हुए हो, आप दोस्तों ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। तो 10th और 12 में कंपार्ट लग गया तो सर हम क्या करें। देखिए 10 और 12 में, 12 का तो मार्कशीट पहले तो चेक नहीं किया जाता है, लेकिन आपको ये ऑब्वियस सी बात है कि आप यदि 12 पास करेंगे तभी ग्रेजुएशन में आपका नाम लिखाएगा। तो 12 का मार्कशीट नहीं चेक किया जाता है, 10th और ग्रेजुएशन का देखा जाता है। यदि 10th का, यदि किसी तरीके का जो चीज है जो ग्रेजुएशन के नाम से मिसमैच होता है तो आप उसको सुधरवा लीजिए, अभी टाइम है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आपको ग्रेजुएशन करना है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे बीएससी करिए चाहे बीए करिए, सब लोग एलिजिबल है। तो दोस्तों ये हो गया एलिजिबिलिटी की बात। लेकिन दोस्तों उसके अलावे भी, एलिजिबिलिटी के अलावे और भी कुछ योग्यताएं या एलिजिबिलिटीज हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपका उम्र, आपका जो एज होना चाहिए दोस्तों, कम से कम 20 साल का उम्र होना चाहिए। यदि आप लड़की हैं, किसी भी कैटेगरी में आप यदि आती है, किसी भी कैटेगरी, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, बीसी हो, किसी में भी आती हूं, आपका 20 से लेकर के 42 साल तक के बीच में आप फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जनरल वाले तो 20 से लेकर के, अनारक्षित वाले, जनरल वाले 20 से लेकर के 37 वर्ष तक की उम्र तक के लिए दोस्तों ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस भी बनवा लेते हैं तो भी आपको 37 वर्ष तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है बीसी और ईबीसी, इन लोगों का जो उम्र है दोस्तों वो 20 से लेकर के 40 साल तक के बीच में ये लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों हाइट का, तो आप देखिए यहाँ पे हाइट जो दिख रहा है, जो बीसी और जनरल की जो हाइट है दोस्तों वो 165 सेंटीमीटर है, कोई रिलैक्सेशन नहीं। यदि आप एकदम इसी पॉइंट पे हैं तो आप भगवान भरोसे जाइए। 1 सेंटीमीटर भी आप यदि ज्यादा है तो आपको आपके होने का दोस्तों चांस बढ़ जाता है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, वो भी बिहार एसआई हो गए हैं इसी बार, तो 165 सेंटीमीटर उनका पूरे हाइट था और उनका लक साथ दिया और वो उनका सिलेक्शन हो गया। तो 165 सेंटीमीटर आपका एग्जैक्ट हाइट होना ही चाहिए यदि आप बीसी और जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी से आप आते हैं या एससी या एसटी से आते हैं तो आपका जो हाइट 160 सेंटीमीटर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फीमेल वाले जो हैं उनको कम से कम, यदि आपका हाइट 155 सेंटीमीटर है तो आप एलिजिबल है। यह ध्यान रखना है कि वेट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ लड़कियों को छोड़ के। लड़कियों में दोस्तों वेट का क्राइटेरिया है, आपको 48 केजी कम से कम आपका वजन होना ही चाहिए। इससे ज्यादा हो, इससे कम नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा का कोई प्रावधान नहीं है, किसी तरीके का कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है कि आपका जो वेट है वो ज्यादा कितना होना चाहिए। कम से कम 48 होना चाहिए। यदि पॉइंट में भी कम रहेगा आपको छांट दिया जाएगा। दोस्तों चेस्ट की बात करते हैं। जी हाँ, चेस्ट ये सिर्फ मेल का देखा जाता है। कई लड़के तो ये इंतजार कर रहे होंगे कि सर इसका भी फीमेल का बताएंगे ये मैं नहीं बताता और यहाँ जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों जनरल, बीसी और ईबीसी इन लोगों के लिए कितना चाहिए, 81 और 86 सेंटीमीटर। मतलब 81 सेंटीमीटर है नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में, ऐसे 81 देखेगा और ऐसे यूं 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 टाइट करके आपको 86 करना। मतलब आपको बोलेगा अपने चेस्ट में हवा भरिए, डायफ्राम जो है आपका ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड होना चाहिए, तब जाकर के ज्यादा से ज्यादा हवा भरेगा और ये आपका फैलेगा, ठीक है।
तो ये जो एक्सपेंड होता है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना ही है। भले ये आपका 91 और फुला के 94 करते हैं तो भी फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 5 सेंटीमीटर फुला नहीं पाया आप अपने चेस्ट को। अगला है दोस्तों SC ST वाले जो हैं उनका रिलैक्स पोजीशन में 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो जनरल वाले हैं उनका 84 मेरा मतलब है फुला करके, सीने को फुला करके उनका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये दोस्तों एलिजिबिलिटीज की बात। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पीईटी में आपका क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है। ठीक है, मैंने ग्रेजुएट वाला बता दिया है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोस्तों देखो, इसको मैंने 2 भाग में बांटा है। पहला, आप जानते हैं कि इसकी जो भी वैकेंसी आती है ये सामान्यतः या जनरली 2 पार्ट में दोस्तों आती है। एक तो आता है बिहार एसआई और दूसरा एक पोस्ट होता है सार्जेंट। सार्जेंट का पोस्ट बहुत ही कम होता है, इवन 200, 120, 122 रहेगा। तो दोस्तों यदि आपको सार्जेंट क्वालिफाई करना है, आपको सार्जेंट का कट ऑफ बहुत कम जाता है बिहार एसआई की तुलना में, क्योंकि दोस्तों इसको पास करना बहुत मुश्किल है। इसका फिजिकल ही बहुत टफ है, रिटन तक तो सब सेम है, बाकी फिजिकल दोस्तों इसका टफ है। आइए देखते हैं। तो पहले मेल की बात कर लेते हैं। तो जो मेल है दोस्तों, इसमें कोई कैटेगरी का प्रावधान नहीं कि आप जनरल के हैं तो आप 3.5 फीट फान लेंगे, 4 फुट फानेंगे, आप ओबीसी के हैं तो आप 3.5 फुट फान करके और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप देख रहे हैं, तो यहां पे याद रखिएगा एसआई के लिए आपको हाई जंप कूदना कितना है दोस्तों, हाई जंप 4 फुट कूदना है। इसमें दोस्तों टाइगर बैन हो चुका है, आप सभी लोग को नहीं पता हो तो मैं बताऊं। आप चाहे तो बेली मार सकते हैं, आप चाहे तो सीजर मार सकते हैं। नहीं पता ये दोनों क्या होता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, पता चल जाएगा। टाइगर नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि लॉन्ग जंप। दोस्तों लॉन्ग जंप के बारे में मैं बताऊं कि आपको 12 फुट कूद जाना है। ठीक है, 12 फुट कूदना है। और उसके बाद जो शॉर्ट पुट होता है, शॉर्ट पुट, वो आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों वो आपको 16 पाउंड का शॉर्ट पुट आपको 16 फीट तक फेंकना है। ठीक है, पाउंड आप देख लीजिए ग्राम में निकाल करके 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, और उसको इसमें गुना कर दीजिएगा, आपका वेट निकल जाएगा कि कितना वेट का आपको शॉर्ट पुट को थ्रो करना है, कितना फेंकना है, 16 फुट फेंकना है। लेकिन दोस्तों इतना करेंगे तो आप बिहार एसआई में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन यदि आपको सार्जेंट भी क्वालिफाई करना है तो दोस्तों सार्जेंट क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 4.5 फुट कूदना होगा, और लॉन्ग जंप में आपको कम से कम 12 की जगह 15 फुट कूदना होगा, और शॉर्ट पुट जो है कम से कम आपको 20 फुट दोस्तों कूदना होगा। दोस्तों ये 3 चीजों को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, और आप यकीन करिए यदि आप सार्जेंट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके सिलेक्शन का चांस तो दोस्तों बहुत ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, अरे 2 नंबर कम आएगा कट ऑफ एसआई वाले से, लेकिन कम तो रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं आप एसआई से छटेंगे, इसमें जरूर हो जाएगा आपका। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को दोस्तों फिजिकली फिट रखिए, खाना पीना कम खाइए और अपने वेट को कम करिए। ठीक है, अपना वेट आप यदि मेरे हाइट के हैं, यदि 5'10", 5'11" तक हैं, आप 65 से 67 के बीच में हाइट अपना लेके आइए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो दोस्तों ये क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, मेरा तो वेट अभी फिलहाल फिर से बढ़ गया, घटा था अभी फिर बढ़ गया। लड़कियों में देख ले दोस्तों, इनको हाई जंप सिर्फ 3 फुट कूदना होता है, इनको 9 फुट जो है इनको लॉन्ग जंप करना होता है, और इनको जो शॉर्ट पुट फेंकना है वो 10 फुट फेंकना है। कितने पाउंड का? 12 पाउंड का। कितना पाउंड का? तो 12 पाउंड का। ठीक है, तो ये सब उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। अगला फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दोस्तों, ये तो दोबारा से आ गया। आइए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी जानते हैं दोस्तों, 3 चरण में एग्जाम होता है। अब आप कहेंगे 3 चरण कैसे? देखिए सबसे पहला आपका प्री है, फिर आपका मेंस है, और फिर फाइनली आपका जो है पीईटी है। पीईटी के बारे में मैंने बता दिया है। 100 सवाल आता है, 200 नंबर का होता है, 1/10 नेगेटिव होता है। मतलब यदि आप 10 सवाल गलत करते हैं तो 1 सवाल चला जाएगा। 1 सवाल 2 नंबर का है, यानी 10 सवाल गलत करते हैं तो आप 2 नंबर अपना खो देंगे। तो जो नेगेटिव है दोस्तों 1/10 है। आपके मन में कुछ और चल रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन यदि आप 10 गलती करेंगे तो ही आपका 1 नंबर कटेगा। दूसरा कि जो मेंस है ये भी 100 सवाल का होता है और 200 नंबर का होता है। फर्क दोस्तों यहाँ ये है कि यहां पर जो 20 नंबर का, 20 से 25 नंबर का ऑन एन एवरेज करंट अफेयर्स आता है, वो करंट अफेयर्स को यहां पर रिप्लेस कर दिया जाता है मैथ और रीजनिंग से। ठीक है, यहाँ 20 नंबर का मैथ और रीजनिंग का आ जाता है। तो ये हो गया आपका मेंस का, और उसके साथ में दोस्तों पीईटी का आपको मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आपका चयन का प्रोसेस है। इसके बाद आपको दोस्तों मेरिट आता है। मेरिट हो जाने पहले मेरिट आता है, तब जाके आपका मेडिकल होता है। ठीक है,
याद रखिएगा फॉर्म भरते समय आपको 2 गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला, अपना कैटेगरी को लेके कोई गलती नहीं करना है। दूसरा, आपको कौन सी गलती दोस्तों नहीं करनी है आपको, तो अपने डेट ऑफ बर्थ को जो है आपके जो डॉक्यूमेंट में है वो एकदम एग्जैक्टली सही होना चाहिए। एक मेरा फ्रेंड है, सारा कुछ हो गया लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों वो छट गया। क्यों छट गया? तो उसके छटने का दोस्तों कारण यही बन गया क्योंकि उसने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है 1995 के बजाय 1985 दे दिया था। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजी पे। देखिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, इसको जानने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, आइए दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट में आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा फोकस इंडियन ज्योग्राफी को करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा दोस्तों आपको फोकस इंडियन ज्योग्राफी को करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप कम भी करेंगे दोस्तों काम चल जाएगा, आपको ऊपर ऊपर भी बता दिया जाएगा, आप यदि उतना करके चले जाएंगे आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपको फोकस इसको करना। आप याद रखिएगा, आप एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन दोस्तों यहां से आएगा, 10 क्वेश्चन यहां से आएगा और 2-4 सवाल यहां से, कुल मिला के ऑन एन एवरेज इन दोनों को मिला देंगे तो 10 सवाल आप मान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक पॉलिटी मैंने यहाँ पे लिखना मैंने छोड़ दिया, नहीं है यहाँ पे पॉलिटी। दोस्तों पॉलिटी कई बार हमेशा से आता था इसका सवाल, कम से कम 12 सवाल, 10 से 12 सवाल दोस्तों इसका रहता था। इंडियन हिस्ट्री जो आप देख रहे हैं दोस्तों कम से कम 15 से 18 सवाल आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जनरल साइंस में ये लगभग दोस्तों 20 से 25 सवाल आपका देखने को मिलता है, करंट लगभग 20 सवाल आपको मिलता है। तो देखिए ओवरऑल आपको ऑन एन एवरेज यही रहता है। ठीक है ना, मैथ और रीजनिंग इसमें 5 मान सकते हैं प्री में, मेंस में यही वाला 20 चला जाता है। ठीक है, लेकिन प्री में 5 रहता है। उसके बाद आप जनरल साइंस, आप इन लोगों को मिला करके देख सकते हैं 25, 20, 40, 25, 20, 45 और 20, 65, 5, 70 और इधर से हो गया आपका कुल मिला करके ये सब मिला करके 30 नंबर का लगभग आ जाता है। ठीक है, 100 नंबर हो गया, तो 100 सवाल हो गया। तो ये है दोस्तों आप लोगों का, ये है इतने सारे सब्जेक्ट है। अब सवाल ये है कि सर इन सारे सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कहां से करें। आइए दोस्तों मैं वो भी आपको पहले बता देता हूं, फिर रणनीति पे आएंगे। आपको दोस्तों याद रखिए ये बुक लिस्ट है, ये मेरा दिया हुआ बुक लिस्ट है। बाकी आप चाहे और लोगों का भी वीडियो आप देखते हैं तो बेशक आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, मत भूलिए कि आप बिहार में बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं। एक कड़वा सच है कि आपको दोस्तों हिंदी मीडियम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये कड़वा सच है। लेकिन अब आप पूछ रहे मेरे से, तो लीजिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। आप जो ये देख रहे हैं एडुटेरिया करके, करंट के लिए आपको दोस्तों ये किताब पढ़ना है। आपको डेली डेली करंट नहीं पढ़ना है, आप चाहें तो मंथली करंट अफेयर्स यदि पढ़ना चाहते हैं आप बेशक पढ़ लीजिए। आप प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैंने पॉलिटी के लिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को रखा है। क्यों रखा है, इसके पीछे का कारण है क्योंकि आप यदि बड़े बड़े एग्जाम का तैयारी आगे इन फ्यूचर आपका मन कर देता करने के लिए, बीपीएससी, यूपीएससी, आप जाहिर सी बात है मन में ये खलबली मचेगी आपको। ठीक है, आप आजकल के युवा हैं, पहले के वाले हैं नहीं कि थोड़े से में आप शांत हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है आपके साथ। मुझे लगता है दोस्तों आपको ये इंडियन पॉलिटी यही से पढ़ना चाहिए, एम लक्ष्मीकांत का बुक लेकर के आपको पढ़ना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ओपिनियन है। और बाकी दोस्तों आपके बिहार एसआई में जो चाहिए वो तो इसी से फुलफिल हो जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि देखिए लूसेंट का हिंदी मीडियम बेहतर है। यदि आप हिंदी मीडियम से करते तो मैं लूसेंट बताता, लेकिन दोस्तों आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं तो क्राउन का हिंदी मीडियम खराब है, लूसेंट का इंग्लिश मीडियम खराब है। तो दोस्तों आपको जनरल नॉलेज आपको याद रखना है, आपको कहां से कंप्लीट करना है, क्राउन से। आपका सारा सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाएगा। मैंने जो पीछे सब्जेक्ट बताया है सारा कवर हो जाएगा सिवाय एडुटेरिया करंट अफेयर्स के। लेकिन दोस्तों मेंस के लिए अब बात आती है मैथ और रीजनिंग की। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। यदि इसको पढ़ेंगे तो इसमें का पॉलिटी मत पढ़िएगा, लेकिन इसका पॉलिटी दोस्तों काफी हद तक इससे मिलता है, बहुत सही दिया, इसका कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके अलावे आपको मैं बताऊं तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है। मैथ और रीजनिंग के लिए सर क्या करें, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता रहता है। तो पहले तो दोस्तों जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग आप कहीं भी कोई भी क्लास कराता है, आप रीजनिंग का कोई भी मार्केट से किताब निकाल के लाइए और उसको बना लीजिए। रीजनिंग में ज्यादातर प्रॉब्लम एज रिलेटेड आता है और ब्लड रिलेशन से एकदम पक्का है, कैलेंडर से आएगा, क्लॉक से आएगा, ये सब एकदम फेवरेट सवाल है बिहार एसआई में, जरूर ये सब टपकने का चांस रहता है। बाकी आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको सारा टॉपिक टच करके जाना है रीजनिंग का, जो भी आपको पढ़ना होता है, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, समझ गए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये बता रहा हूं कि जो मैथ है, मैथ आप सब सीबीएसई के पढ़े हुए हैं, तभी आप इंग्लिश मीडियम का नाम ले रहे हैं। तो
आपको दोस्तों ये याद रखना है कि जो आपको मैथ पढ़ना है ना दोस्तों, आप याद रखना है आपको मैथ 6 to 10 का एक एक पॉइंट आपको आना चाहिए, समझ गए। छठी से लेकर 10वीं तक का। आप ये सोचेंगे कि हम मैथ राकेश यादव सर का, अभिनय शर्मा का हम मैथ पढ़ के और क्वालिफाई कर जाए, यहाँ का सारा मैथ बना दे, आप गलत हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ज्योमेट्री वगैरह से सवाल आता है, ठीक है, एपीजीपी आ जाता है। तो जनरली ये सब हर जगह उतना टफ आपको पढ़ना नहीं, आपको बस टच करके जाना है। सबका आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, आप एग्जाम में बढ़िया कर जाएंगे। तो ज्योमेट्री वगैरह यहाँ पे आ जाता है ना। यहाँ पे आप देखेंगे पोलिनोमियल तक आता है सवाल, बहुपद है ना, पोलिनोमियल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तक का दोस्तों सवाल आ जाता है। बहुत अच्छा अच्छा सवाल आता है। तो मुझे लगता है कि आपका 6 to 10 यदि आपने मैथ से पढ़ा हुआ है तो बेशक आपका मैथ अच्छा होगा। एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा उसको। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं ये ऐसा ना कर पाऊँ, एक ही बुक मिल जाए जिसमें सारा रहे, तो आप RS अग्रवाल के बुक को फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। बस वहां पे जा करके आप खुद से ये देख लीजिएगा कि क्या 6 to 10 तक का जो मैथ का टॉपिक है, जैसे ज्योमेट्री हो गया, इसके अलावा आप प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, ये सभी के सभी यदि देख लेंगे, स्टैट्स भी ये दे देता है, मीन मीडियन मोड कई बार दे देता है, तो वो सब कवर किया है कि नहीं। यदि उसमें कवर किया है, आप बेशक उस किताब को ले लीजिए, या इसी तरीके के किताब को आपको मार्केट में ढूंढना है, कोई भी राइटर का आप किताब ले सकते हैं। मेरा मानिए तो आप NCERT को ही फॉलो करिए, क्योंकि यदि आप उसको फॉलो कर लेंगे, आपका मैथ और रीजनिंग पे मुश्किल से 1 से 2 सवाल छूटेगा, या वो भी नहीं छूटेगा। तो दोस्तों ये तो हो गई बुक लिस्ट की बात। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने स्ट्रेटेजी पे। सर स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने अभी तक अपने लाइफ में 3 या 4 एग्जाम दिया है और सब में मैंने दोस्तों क्वालिफाई किया है। हाँ, एक एग्जाम में मैं फेल हुआ हूँ, BPSC का, जो 66th BPSC था, उसमें मैं फेल हुआ था। 67th में दोस्तों मेरा रिजल्ट हुआ था, मैंने विथ प्रूफ यहाँ पे डाला भी था। बिहार SI का भी मैंने रिजल्ट डाला था विथ प्रूफ यहाँ पे। और मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, बहुत तकलीफ होती है तैयारी करने में हिंदी मीडियम से। आपको दोस्तों आपके मन में होगा कि सर हम टेस्ट सीरीज किसका ले। देखिए, आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, उसका इंग्लिश मीडियम में आता है टेस्ट सीरीज। लेकिन दोस्तों मेरा यदि मानिए तो मैं अभी आपको स्ट्रेटेजी में वही बताने जा रहा हूँ। पहले आपको क्या नहीं करना है, तो आपको टेस्ट सीरीज पर दोस्तों रिलाई नहीं करना है। मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ, आपको टेस्ट सीरीज पर रिलाई नहीं करना है। दूसरा, आपको डेली टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है, ठीक है। पहले आपको जम के पढ़ना है। जब सारा टॉपिक, सारा सब्जेक्ट को आप कम से कम 4 बार 5 बार पढ़ लेते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको 4 से 5 बार पढ़ना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इससे कम पढ़ेंगे कोई कुछ नहीं होने वाला आपका। 4 से 5 बार आप कम से कम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जाकर के फाइनली अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपना एक कॉपी में, ताकि आगे चल करके आपको किताब नहीं खोलना पड़े, उस नोट से रिवीजन हो जाए। लेकिन 4-5 बार पढ़िए के बनाना है, उसको बिना पढ़े आपको नहीं बनाना, ये ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज आपको डेली नहीं लगाना। आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे लड़के हैं जो टेस्ट सीरीज पे बहुत रिलाई करते हैं। उनको लगता है कि मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगा तो मेरा पक्का सिलेक्शन होगा। कै गो सवाल लड़ा देगा टेस्ट वाला, बताइए? 20 गो लड़ाएगा, और ये 20 गो जो लड़ेगा ना, आपका सारा क्राउन में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो 20 गो सवाल लड़ाएगा, ये सब क्राउनवा में मिल जाएगा। क्या फायदा? उससे बेहतर हम क्राउन पढ़ेंगे। यदि क्राउन को अपना बहुत अच्छा कर लेंगे, क्राउन को हम बार बार पढ़ लेंगे, तो आप याद रखिएगा कि कम से कम एग्जाम में आपके 100 में से 65 से 70 सवाल आपका लड़ेगा। 65 से 70 सवाल डायरेक्ट लड़ जाएगा आपका। तो बताइए, इतना मोटा टेस्ट सीरीज पढ़ना बेहतर है कि ये पढ़ना बेहतर है? तो टेस्ट सीरीज आपको डेली नहीं लगाना है। उन लड़कों से दूर रहना है जो लड़के डेली जाकर के ग्रुप डिस्कशन में 4-4 घंटा अपना बर्बाद करते हैं, एकदम दूर रहना है। आपकी दोस्ती है, आप बेशक दोस्ती में कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी आपका ज्यादा जरूरी है। टीचर से ज्यादा जरूरी है दोस्तों सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। और आपको अपने आप पे भरोसा करना होगा, क्योंकि बिहार SI के लिए आपको इंग्लिश मीडियम का कहीं भी कोचिंग आपको नहीं मिलेगा। बिहार में तो होगा ही नहीं, बाहर में कराया भी नहीं जाएगा, लेकिन बिहार में भी देखेंगे तो आपको हिंदी मीडियम का ज्यादा है। तो आपको खुद से सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसे में बहुत सारे लड़के क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन करने निकल पड़ते हैं। सुबह सुबह निकल के जब पढ़ने का टाइम होता है तो उनको मैं देखता हूं कि जा करके वहां पे और ग्रुप बना करके 4 घंटा बर्बाद करते हैं ग्रुप डिस्कशन में। एक बोलेगा, एक सवाल पूछेगा, 25 को जवाब देगा उधर से, ऐसे चिल्ला करके, रटने वाला तोता की तरह। ये सब काम से आपको दोस्तों दूर रहना है। लोग कहेगा आपको कि कॉन्सेप्ट वाला सवाल इसमें नहीं आता है, लेकिन दोस्तों वो दिन दूर नहीं है कि अब कॉन्सेप्ट वाला सवाल आएगा। कोई नहीं जानता है, BPSC ने इस बार सबको चौंका दिया है, ठीक है। आप भी यदि चौंक जाएंगे तो अगली बार के लिए आपको
देखना पड़ेगा। यदि बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ यदि पढ़ लेते हैं तो आप फैक्ट वाला भी सवाल दोनों बना लेंगे। आपको दोनों तरीके से एग्जाम में तैयार होकर के जाना पड़ेगा। तो पहला है कि आपको डेली टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है। हाँ, आप हफ्ते में चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन पूरी अपनी पढ़ाई आपको लग जाए, आपने 70% सिलेबस कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पढ़ेंगे ही नहीं तो टेस्ट में क्या नंबर लाएंगे, और जब नंबर नहीं आएगा हम ऐसे डिमोटिवेट हो जाएंगे, मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको देना चाहूंगा अपने वेट को लेकर के। शुरुआत में मेरा वेट जो है 88 पॉइंट समथिंग था, 3 दिन में लगभग 4 kg मेरा वेट घटा डाइटिंग पे आने के बाद, और तब से मेरा वेट ही नहीं घट रहा है। एक मतलब पॉइंट में घटता है, डिमोटिवेट हो गया, मन करता है कि नहीं करूं डाइटिंग, और उसके बाद जाके चिकन मटन दबाने लग गया हूं, फिर सब पता नहीं, मेरे को नहीं लगता वेट कम होगा। तो डिमोटिवेशन आपको नहीं आना चाहिए, मोटिवेटेड हमेशा ही रहना है। दूसरा है कि दोस्तों आपको डेली का डेली न्यूज़पेपर जो आप यदि पढ़ते होंगे करंट के लिए नहीं पढ़ना है। आपको डेली का डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, किसी का वीडियो देखते हैं, मैं उत्कर्ष क्लासेज इनका वीडियो में देखता हूं, बहुत लोग उस पर रिलाई करते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं बेशक, लेकिन आपको डेली देखने की दोस्तों जरूरत नहीं। आप यदि इसलिए देखते हैं कि वो एक सवाल के साथ इतना सारा डिस्कशन दे देते हैं, वो भी तब मजा है ना जब आप पूरा जीके एक बार अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है, तब आपको मजा है उतना डिस्कशन देखने का, कोई फायदा नहीं। आप करंट को फोकस करिए, करंट को फोकस करिए। तो दोस्तों याद रखिए, करंट जो है आपको महीना महीना पीडी से पढ़ लेना है, और उसके बाद एग्जाम से जस्ट पहले एडुटेरिया का बुक आता है, मतलब लगभग 10-15 दिन पहले आपको ये पढ़ लेना है और एग्जाम में बैठ जाना। आपका करंट जो डेली पढ़ता है वो 20 गो में 17 गो बनाएगा, ठीक है, और जो आप कभी कभी पढ़ते हैं तो आप 20 गो में 15 गो बनाएंगे। फायदे में कौन है? फायदे में आप रहेंगे, कम समय में ज्यादा आप आउटपुट निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। दोस्तों एक और चीज, मेरे एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा से मैंने ये फॉलो किया है, आपको पढ़ना उतना ही है जितना आपका दिमाग होल्ड कर पाए, समझ गए? जितना आपका जो ये दिमाग है वो एग्जाम में लेके बैठ पाए और वो क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आपका आंसर शीट को रंग पाए। मतलब आपको आंसर दोस्तों पता होना चाहिए, उतना ही पढ़ना है जिसका जवाब आपको पता हो। उन चीजों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है जो आपके दिमाग में नहीं रहता और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसा नहीं कर रहे, मेरे कहने का मतलब है कि आज कुछ और पढ़ रहे हैं, कल कुछ और पढ़ने लग गए, परसों कुछ और पढ़ने लग गए, ऐसे में तीनों दिन का आपको पता है कि पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा। यानी आपको रिवीजन डेली का डेली करना है, आपको टेस्ट सीरीज की जगह डेली रिवीजन करना है। तो याद रखिएगा, मेरा एक फॉर्मूला है दोस्तों, RRR, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। आपको खाली रिवीजन करना है, इतना बार रिवीजन करना है ना दोस्तों कि मैं आपसे पूछ दूं यदि कोई सवाल तो आप बिना ऑप्शन के उसका जवाब बक दे, ठीक है। ये दोस्तों 3 फॉर्मूला, ये 3 गलती लोग करते हैं, आपको दोस्तों यह 3 गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो ये दोस्तों स्ट्रेटेजी बस यही है। स्ट्रेटेजी में आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको टारगेट करना है हिस्ट्री को, उसके बाद जाकर के पॉलिटी को, पॉलिटी में तब जाकर के ज्योग्राफी में। कौन सा ज्योग्राफी को? इंडियन ज्योग्राफी को। लेकिन आप जब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी का सारा पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों मैंने बुक लिस्ट बता दिया, स्ट्रेटेजी में बस यही मैं बताता हूं कि आपको क्या नहीं करना है, बाकी क्या करना है मतलब पढ़ना है, ठीक है। रही बात सिलेबस की, सर सिलेबस क्या होना चाहिए? सर सिलेबस भैया जी मैं बताऊं आपको कि सिलेबस इसका उतना डिटेल्ड नहीं है। बिहार एसआई कोई सिलेबस को नहीं फॉलो करता है, ये जो मन तो सवाल देता है। आपका जो क्राउन में जितना भी सिलेबस है, जो सब्जेक्ट का मैंने नाम लिखा, उन सब को पढ़ के जाना है। एक चीज मेरे तरफ से आप नोट कर लीजिए कि बिहार बोर्ड का बुक आता है, बिहार बोर्ड का, NCERT का नहीं, NCERT जैसा ही बिहार बोर्ड का अपना बुक आता है, उसका क्लास 10 में नेशनलिज्म इन इंडिया आप पढ़ लीजिएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया। अदरवाइज आप यदि नहीं चाहते इतना मेहनत करना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूं, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। और चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के डिमांड पर ही दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है। नेशनलिज्म इन इंडिया आपको जरूर पढ़ लेना हिस्ट्री में, कुछ और पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, ठीक है। इतना दोस्तों आपको करना है। स्ट्रेटेजी में आपको इतना ही करना है कि आपको डेली रिवीजन करना है। आज जो पढ़ रहे हैं वो कल भी रिवीजन होना चाहिए, परसों भी होना चाहिए और उसके अगले दिन भी ये रिवीजन आपका होना चाहिए। तो इस पर दोस्तों आपको बहुत जरूरी से ध्यान देना है। तो आपका स्ट्रेटेजी दोस्तों यही है, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए और मैंने तो यही फॉलो करके दोस्तों पास किया है। बाकी आपको टेस्ट सीरीज पे ज्यादा नहीं डिपेंडेंट रहना है, ठीक है। साइंस आपको यदि पढ़ना है दोस्तों, साइंस मैं बताना भूल गया, साइंस ऐसे आप क्राउन भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यदि अभी थोड़ा टाइम है, अभी वैकेंसी आई नहीं है, आप साइंस चाहें
तो आप NCERT जरूर पढ़िए 11-12 का, ठीक है। NCERT जरूर पढ़िए क्योंकि सवाल दोस्तों है ना अब टफ दे रहा है, ठीक है। 9 से 12 तक का आप NCERT बायो का आप जरूर, मेरे ख्याल से आपको पढ़ना चाहिए। बाकी यदि आप मेरा बैच लेना चाहते हैं, उसमें मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल मैंने पढ़ाया है। नीचे में आपको नंबर मिल जाएगा, मेरा कोई भी वीडियो आप खोल के देख सकते हैं, उसमें आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर होगा। आप उस नंबर पे कॉल करके, या आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस नंबर पे आप फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम करके। उसके बाद 499 फी है फुल बैच का। उसके बाद आपको दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट उस पर भेजना है, आपको तुरंत एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, लिंक आपको वहीं पे मिलेगा डेली क्लास का, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप चाहें तो ले सकते हैं इसको, और बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। और मैंने यही था स्ट्रेटेजी आपका, मैंने यही फॉलो करके पास किया है। बाकी उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में क्या डिमांड है, आप आगे का डिमांड बताइए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।